नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी ग्वालियर ब्रांच के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग आज डिस्कशन करने आए हुए हैं कि हमारा अगला पड़ाव कैसे प्राप्त होगा। यदि हम लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस परीक्षा का मूल मंत्र उसके सिलेबस में छिपा हुआ होता है। तो हमको सबसे पहला ये समझना है कि सिलेबस क्या होता है, या फिर हम लोग आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है। क्योंकि आपने तमाम सारे टॉपर से ये सुना होगा और तमाम सारे शिक्षकों से यह जाना होगा कि केवल सिलेबस पढ़ लेना ही आपके सिलेक्शन की आधी दूरी तय कर देता है। तो आज हम लोग समझेंगे हमारा प्री का सिलेबस। तो फिर चलते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन की तरफ। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं हमारा प्री का सिलेबस। ये हमारी टैब पर आपको दिख रहा होगा, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। यहाँ एक शब्द आपको दिख रहा है 2024 से प्रभावशील। 2024 से प्रभावशील का अर्थ है कि 2024 में एमपीपीएससी ने न्यू सिलेबस अपडेट किया है। इस न्यू सिलेबस के अंतर्गत 10 यूनिट बांटी गई हैं। इन 10 यूनिटों को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। इन 10 यूनिटों में अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट से। पहली यूनिट के अंतर्गत आपको दिख रहा है भारत का इतिहास। ये भारत का इतिहास यहाँ 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकाल का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमको ये देखना है कि प्राचीन काल में क्या पढ़ना है, मध्यकाल में क्या पढ़ना है, आधुनिक काल में क्या पढ़ना है। हमको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंतर्गत इन डिटेल ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे हमने पहला ही टॉपिक देखा संकल्पना विचार ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि ये हमको दिखाना चाह रहे हैं कि भारत के प्राचीन ग्रंथों का उद्भव कैसे हुआ। दूसरा टॉपिक जो हम देख रहे हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं, यानी कि प्राचीन इतिहास में समाज किस प्रकार कार्य करता था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके अंतर्गत हम लोग कैसे कैसे प्रशासनिक गतिविधियों में कार्य करते थे, ये हमें यहाँ पढ़ना है। फिर हम इससे आगे चलते हैं तो यहाँ एक नया टॉपिक इस बार जोड़ा गया 2024 में, जिसका नाम है सांस्कृतिक विरासत। इस सांस्कृतिक विरासत में हमको ये 4 बिंदु मुख्य रूप से पढ़ने हैं कि किसी भी देश की कला कौन सी हो सकती है, साहित्य में क्या क्या होता है, कौन कौन से पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। फिर हम लोग को पढ़ना है ये आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में यहाँ लिखा हुआ है 19 और 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद हमको पढ़ना है ये स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि भारत की स्वतंत्रता में कौन कौन से आंदोलन ऐसे हुए जिनका प्रभाव भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान पर पड़ता है। फिर सबसे अंतिम बिंदु इसमें लिखा हुआ है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। अब मैं आपको ध्यान से बता देता हूं कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के प्रश्न हमेशा ये बने रहते हैं कि हम इसको पढ़ें कहां से। ये आपको हर विषय के अंतर्गत अलग अलग मिल जाएगा। जैसे आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में आपको संवैधानिक विकास में मिल जाता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में आपको अलग अलग स्टेट का फॉर्मेशन देखने मिल जाता है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपको क्या मिलता है कि कौन कौन सी संस्थाएं हमने 1947 के बाद गठित की गई, वो यहाँ जुड़ जाती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस में टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने क्या किया है, भारत सरकार ने कौन कौन से उपाय अपनाए, वो आपको यहाँ मिल जाता है। तो हो सकता है कि ये टॉपिक आपको एक साथ ना मिले, अलग अलग पुस्तकों में मिल सकता है। हमको ये समझना है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार का कार्य हो सकता है। हमारी अगली यूनिट लिखी हुई है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। आप ये मान के चलिए कि इस परीक्षा का मूल मंत्र एमपीजी के है, क्योंकि जब से 2024 का सिलेबस बदला है लगभग मैं ये मान के चलूंगा कि 40+ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो फिर हम मध्य प्रदेश में क्या पढ़ने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश का अपना एक इतिहास है। प्राचीन भारत में क्या योगदान था, मध्यकाल में क्या योगदान था, आधुनिक काल में क्या योगदान था और स्वतंत्रता के पश्चात क्या योगदान रहा है। तो हम ये इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश हमको पढ़ने हैं। जैसे होलकर रियासत के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, भोपाल के बारे में आप लोग पढ़ते हैं जिसको बेगमों का काल कहा जाता है। तो भोपाल में बेगमों का काल कैसे स्थापित हुआ, ये सब हमको यहाँ पढ़ना होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, यानी कि जो 1947 और इसके इर्द गिर्द लड़ाइयां चल रही थी, इसमें मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों की क्या पहचान थी या इनने क्या भाग लिया, ये हमको यहाँ पढ़ना होता है। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और स्थापत्य कला। प्रमुख कला और स्थापत्य कला में हमें क्या पढ़ना है कि यहाँ कौन कौन से मंदिर स्थापित किए गए, कौन कौन से मकबरे स्थापित किए गए। यहाँ हम देखेंगे कि राजाओं ने अपनी छत्रियों का निर्माण करवाया या बाकी अन्य प्रयास किए हों, वो सब हमको इस कला और प्रारूप में पढ़ना होता है। फिर अगला हमने देखा मध्य प्रदेश की जनजातियां और उनकी बोलियां। ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन होना स्वाभाविक है। और इस बार आपको मध्य प्रदेश की जनजातियां इन डिटेल भी पढ़नी है, क्योंकि आप यहाँ सेकंड यूनिट में देख रहे हैं। इसके साथ साथ जब हम यूनिट 10 पर पहुंचेंगे तो इस यूनिट 10 में भी जनजातियों का विस्तृत अध्ययन हमको करना होता है। फिर जनजातियों के साथ साथ हमको बोलियां पढ़नी है कि भारत में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। उनमें से कुछ बोलियां जो मध्य प्रदेश की प्रमुख है, उन प्रमुख बोलियों के बारे में हमको चर्चा करनी होती है। फिर हम यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाएंगे, लोक संगीत होगा, लोक कलाएं होंगी, लोक साहित्य होगा, इसके बारे में हमको जानकारी लेनी होगी। फिर हमको ये पढ़ना होता है कि मध्य प्रदेश में साहित्यकार कौन से हैं। जैसे आप हमेशा देखते होंगे आपको क्वेश्चन भर्तृहरि से मिल जाता है। अब बच्चा अगर देखना चाह रहा है कि भर्तृहरि की पुस्तक कौन सी है,
बच्चा देखना चाह रहा है कि हमारे कालिदास के ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इसको जानना पड़ेगा कि उज्जैन में क्या हुआ। उज्जैन का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। ये उज्जैन का इतिहास आपको मध्य प्रदेश के इतिहास से मिल जाएगा और वहीं से आपको ये साहित्य की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। फिर मध्य प्रदेश में आपको धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल मिल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में अनेक सारे पर्यटन स्थल यहाँ मौजूद हैं। जैसे आप सोनागिर का तीर्थ देख लीजिए, आप चाहें तो सांची का स्तूप देख लीजिए, भीमबेटका की गुफाएं देख लीजिए, इतने और अनन्य यहाँ मौजूद हैं। तो हम इन सबके बारे में एक विस्तृत जानकारी लेकर चलते हैं। फिर मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थलों की बात की जाएगी, क्योंकि ये चर्चा में भी रहा जाता है। मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ते हैं। तो इतना सब आपको मध्य प्रदेश के इतिहास या फिर संस्कृति के अंतर्गत पढ़ना होता है। आपको लग रहा होगा कि ये सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन इसको आसानी से समझने के लिए आप हमारी कौटिल्य एकेडमी ग्वालियर ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस के दौर में आगे बढ़ने के लिए हम देखते हैं कि हमारी तीसरी यूनिट है जिसका नाम है भारत का भूगोल। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा सुखद हो गया 2024 से, क्योंकि पहले यहाँ लिखा होता था विश्व के भूगोल के साथ साथ भारत का भूगोल। लेकिन ये मान के चलिए कि विश्व के भूगोल के कुछ सिद्धांत हमको पढ़ने होंगे। सिद्धांतों के अंतर्गत पर्वत कैसे बनेंगे, पठार कैसे बनेंगे, नदियां कैसे आती हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थान पाए जाते हैं, जलवायु प्रारूप क्या होता है। लेकिन यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ भारत का भूगोल, तो हम सैद्धांतिक तौर पर इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि अब विस्तृत अध्ययन विश्व भूगोल की आवश्यकता महसूस नहीं होती। पर्वत, पहाड़ियां, जलवायु घटनाएं, प्राकृतिक संसाधन, वन, इन सारी चीजों का अध्ययन हमको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इन सभी टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अब आपको भारत के भूगोल पर ध्यान देना है, और भारत के भूगोल में भी कोशिश करना है कि आप एमपी को ज्यादा तवज्जो दें। हालांकि एमपी की यूनिट इसमें अलग से है, लेकिन फिर भी आपको एमपी का भूगोल भी पढ़ना है, क्योंकि एमपी में वन मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। हम आगे बात करेंगे तो आपको भारत में उगने वाली फसलें, जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपके यहाँ रबी और खरीफ की फसल होती है, जायद की फसल होती है, ये रबी खरीफ कैसे याद किया जाता है, खाद्य सुरक्षा क्या होती है, हरित क्रांति क्या होती है, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, हम किन किन तरीकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये सारी चीजें हमको यहाँ पढ़ने हैं। फिर आपने देखा होगा कि भारत में अनेक सारी प्राकृतिक आपदाओं का आप देखते हैं कि दौर चलता है, तो हमको ये प्राकृतिक खतरे पढ़ने हैं, आपदाएं पढ़ने हैं। फिर हमको ये पढ़ना है कि चक्रवात कैसे बनता है। हर साल कोई ना कोई चक्रवात आता है, भारत के तटों से टकराता है और एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यदि प्री में आएगा तो चक्रवात कैसे बनेगा, और अगर मेंस में आएगा तो पूछेगा चक्रवात बनने की प्रक्रिया समझाइए। तो ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो प्री प्लस मेंस दोनों में आपको काम देते ही है। आगे पढ़ेंगे तो जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या हर देश के लिए नुकसान होता है, क्योंकि यदि जनसंख्या बढ़ेगी, मानव संसाधन नहीं बढ़ेगा तो नुकसानदायक स्थिति हो सकती है। तो हमको जनसंख्या वृद्धि पढ़ना है, कहाँ कितनी जनसंख्या है, घनत्व कितना है, ग्रामीण नगरीय प्रवास, यानी कि लोग गांव से नगरों की ओर जा रहे हैं या नगरों से गांव की ओर जा रहे हैं, ये सारी चीजें पढ़ने का हमको प्रयास करना है। अगली यूनिट में लिखा हुआ मध्य प्रदेश का भूगोल, यानी कि एमपी की ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, ये सारे वही टॉपिक हैं जो आप कहीं ना कहीं भारत के भूगोल में भी पढ़ रहे थे। अब यहाँ आपको थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन करना है कि मध्य प्रदेश में वन कहाँ कहाँ है, किन किन वनों की उत्पत्ति मध्य प्रदेश में, या फिर कौन कौन से पेड़ मध्य प्रदेश में लगाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले साल में पूछा गया साल और सागौन कितना प्रतिशत उगाया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के वनों से क्वेश्चन लगातार बनते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु, ऋतु, तापमान, वर्षा किस प्रकार की मध्य प्रदेश में होती है, कौन कौन सी दिशा से वर्षा आने का कारण यहाँ बनता है, प्राकृतिक संसाधनों में मिट्टियां, फसलें, जल संसाधन, सिंचाई परियोजनाएं, ये सारे हमको कवर करके आगे बढ़ना है। और हमको इसके साथ साथ ये भी देखना है कि अब प्रत्येक राज्य भी कोशिश कर रहा है कि ऊर्जा के नवीन संसाधनों का विकास कर पाए। तो यहाँ ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हमको मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों की तरफ चलना है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योगों की स्थापना की जाती है, कौन कौन से उद्योग हमारी इतिहास का हिस्सा रहे हैं, और वर्तमान सरकारें कौन कौन से प्रयास कर रही हैं। उसके साथ आप आगे बढ़ोगे तो जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व और नगरीकरण, यानी कि आपको लगभग मैं ये कह दूं एक शब्द में, तो आपको मध्य प्रदेश की जनगणना पर को भी आपको स्पष्ट करना होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा 5वां टॉपिक है जिसका नाम है मध्य प्रदेश और भारत की संवैधानिक व्यवस्था। किसी भी देश को जब आप देखते हैं तो उसके शासन संचालन के लिए संविधान होना आवश्यक है। इसीलिए भारत में संविधान सभा पढ़ना पड़ेगी, संविधान की, या संघीय कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, संसद और इसके अन्य अंग शामिल होते हैं। आप ये मान के चलिए कि यहाँ लिखा जरूर संसद है, संसद के अंदर आने वाले सारे टॉपिक इसमें शामिल हो जाएंगे। संघीय कार्यपालिका जरूर छोटा टॉपिक लिखा हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, ये सब इसमें शामिल हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको इनमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संविधान संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सारे टॉपिक्स आपको भारत के संविधान से पढ़ना है। और आगे बढ़ेंगे तो आपको जो संस्थाएं पहले यूनिट 10 में मिला करती थी 2024 से पहले, अब उनको कहां शामिल कर दिया गया है, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, संवैधानिक और संवैधिक आयोग यहां बनाए गए हैं। इसका मतलब अब आपको ये पॉलिटी के अंतर्गत ही पढ़ना है। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था पढ़नी है कि राज्यपाल कौन होता है, कौन कौन अभी तक राज्यपाल बना है, किसकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय,
पंचायती राज और नगरीय स्वशासन व्यवस्था पढ़नी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये नया टॉपिक इस बार जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश में सुशासन। सुशासन का मतलब होता है गुड गवर्नेंस। अभी हालांकि आप लोग ये देख रहे होंगे कि इसके बारे में जानकारी बहुत कम मिल पा रही है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि सरकार जितने भी शासन को सरल बनाने के लिए ऐप बनाती है, तो शासन संचालन में जितने भी ऐप्स हैं, जितनी भी योजना है, यानी कि शासन को जितना डिजिटल बनाया है, वो सब गुड गवर्नेंस है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुड गवर्नेंस भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। हम लोग अगली यूनिट की ओर चलेंगे, मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था। यहाँ आपको एमपी की इकोनॉमी भी पढ़नी है, इंडिया की इकोनॉमी भी पढ़नी है। कोशिश करना है कि आप इन्हीं टॉपिक्स या इन्हीं बिंदुओं के आसपास पढ़ने का प्रयास करें। जैसे अर्थव्यवस्था में आपसे कहा गया कि मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति बतानी है कि भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का कितना योगदान है, यानी कि मध्य प्रदेश जीडीपी में कितना योगदान देता है, विदेशी मुद्रा को उगाने में कितना योगदान देता है, उद्योगों में कितना योगदान देता है। फिर मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हैं, कौशल या कौशलता पूर्वक कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इनकी बात की जाएगी। फिर सतत विकास लक्ष्य और मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई, ये सारी चीजें यहाँ बात करनी होंगी। हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की जाएगी। ये सारे टॉपिक्स जो आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे टॉपिक्स न्यू सिलेबस में अपडेट हुए हैं, इसलिए आप हो सकता है परेशान हो रहे हो। तो आपकी परेशानियों का केवल एकमात्र जवाब है कि आप कौटिल्य एकेडमी ग्वालियर ब्रांच आकर अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमने अभी ही चालू किया है 22 अप्रैल से। तो आप अपने रिजल्ट के बाद अगले रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, यानी कि जैसे ही आपका 12th हुआ हो या आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हो, अब आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए, डीसी या डीएसपी बनने के लिए आज ही एडमिशन यहाँ ले सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की बौद्धिक संपदा अधिकार, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रक्रियाएं और वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाओं से क्वेश्चन आपका हर साल आता है, यानी कि रिजर्व बैंक क्या होती है, वाणिज्यिक बैंकें क्या होती है, सेबी क्या होता है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। भारत का व्यापार किसके साथ है, G20 क्या होता है, सार्क क्या होता है, आसियान क्या होती है, ऐसे कई सारे संगठन हमको पढ़ने हैं। यदि हम इन संगठनों को पढ़ लेते हैं तो हमारा सिलेबस बहुत आसान हो सकता है। हम अगली यूनिट पर चलते हैं जिसका नाम है विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत सिलेबस आपको भले ही छोटा सा दिख रहा हो, लेकिन ये सिलेबस अपने आप में एक बृहद सिलेबस है। जैसे कि आपने इसमें लिखा हुआ है कि प्रमुख शाखाओं का प्रारंभ विज्ञान। प्रमुख शाखाएं यानी कि आपको यहाँ फिजिक्स पढ़ना है, आपको यहाँ केमिस्ट्री पढ़ना है, या आपको यहाँ बायोलॉजी पढ़ना है। ये तीनों सब्जेक्ट या तीनों सेगमेंट आपको पढ़ना है, क्योंकि प्रारंभिक ज्ञान में हो सकता है नियम पूछ ले, हो सकता है इनसे संबंधित कोई ग्रंथ पूछ ले, हो सकता है किसी वैज्ञानिक का नाम पूछ ले। इसलिए प्रारंभिक ज्ञान देखकर ऐसा नहीं लगना है कि बहुत कम कम चीजें पढ़ना है। हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी पढ़नी है, वो भी अच्छी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही आता है बेसिक में। फिर भारत में कौन कौन से वैज्ञानिक संस्थान का निर्माण किया गया, उन संस्थानों ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके बारे में हमको जानकारी लेनी है। फिर भारत ने उपग्रह अंतरिक्ष में कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं। फिर हमको ये बायो के कुछ टॉपिक्स अलग से लिखे हुए हैं, जिसका नाम है मानव की शरीर की संरचना, कि कंकाल तंत्र क्या होता है, रस कैसे बनते हैं, अंदर जाकर आप कौन कौन से हार्मोन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेगा। फिर पोषण, आहार, पोषक तत्व और कुपोषण, ये मुद्दा इसलिए भी जोड़ा गया है क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें भारत के अंतर्गत आपने देखा होगा कुपोषण को बढ़ावा मिलता है। कुपोषण को कम करने के लिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की जानकारी आपको मिल जाती है। तो इन्हीं मुद्दों को यहां भी पढ़ना है और मेंस में भी पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन से रोग होते हैं, ये नए रोग इस बार जोड़ दिए गए हैं। कहा गया आनुवांशिक रोगों की जानकारी लेनी है, सिकल सेल एनीमिया की जानकारी लेनी है, ये होते कैसे हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से कार्यक्रम सरकार चला रही है और कैसे इनको खत्म किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे स्वास्थ्य नीतियां क्या होती हैं। ये सरकार कोई नीति चलाती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो योजनावश है, या फिर सरकार एक लंबी प्रोग्राम चलाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये स्वास्थ्य नीति है। इसलिए पर्यावरणीय कारण पढ़ना है, प्रदूषण पढ़ना है। यानी कि मान लीजिए साइंस में आपको ईवीएस भी पढ़ने मिलेगा, यानी कि एनवायरमेंटल साइंस भी आपको बराबर पढ़ना है। हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा विशुद्ध करंट अफेयर्स की यूनिट जोड़ दी गई है। यहाँ पहले आप लोग अगर 2024 के पहले की बात कर रहे होंगे तो यहाँ देखेंगे कि आपको एमपीजीके का भी कुछ पोर्शन मिलता था, लेकिन वर्तमान में इस एमपीजीके के पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। यहाँ क्या है, अंतरराष्ट्रीय सामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की, यानी कि आपको इंटरनेशनल करंट पढ़ना है, आपको नेशनल करंट पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको आपका एमपी का करंट पढ़ना है। ये करंट पढ़ेंगे कैसे, इसके लिए आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आप डेली न्यूज को पढ़ के नोट्स बनाते हैं तो ये बहुत आसान प्रक्रिया में हो सकता है। अगली यूनिट की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो बस सूचना और प्रौद्योगिकी। सूचना और प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, जैसे आप वर्तमान में देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हो रहा है, या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हो रहा है, तो इसलिए हमको यह पढ़ना है कि आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आपको यह पता हुआ कि भारत सरकार लगातार डिजिटलीकरण की ओर आपस बढ़ रही है। यदि ये डिजिटल इंडिया की ओर आपस बढ़ रही है या उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास कर रही है, तो फिर प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को कंप्यूटर का ज्ञान होना ही चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान पढ़ेंगे, यानी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है।
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ना है। फिर कुछ नई रिसर्च आप लोग देख रहे होंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटीज, ई गवर्नेंस और इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये सारी चीजें हमको यहाँ पढ़कर चलना है, जिससे हमारी परीक्षा में बनने वाले जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें से हम लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। हम लोग अगली यूनिट की ओर बढ़ते हैं। ये यूनिट इस बार विशुद्ध रूप से नई यूनिट है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हालांकि पहले आप इसको पढ़ते थे, लेकिन पहले ये एमपीजीके के अंतर्गत ही पूछी जाती थी। इस बार संभावना है कि आप 10 क्वेश्चन यहाँ से पाएंगे, क्योंकि ये अलग से यूनिट जोड़ी गई है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य। यानी कि मध्य प्रदेश में जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, भौगोलिक विस्तार क्या है, उनसे संबंधित संविधान में कानून कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी हैं, घुमंतू जातियां कौन कौन सी हैं। ये शब्द थोड़ा सा नया आपको दिख रहा होगा, लेकिन सरकार लगातार अपने बजट में, लगातार अपनी इकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स में इसके बारे में बात करती है, इसलिए सिलेबस में नया जोड़ा गया है। फिर मध्य प्रदेश में कौन कौन सी कलाएं हैं, जनजातियों की कौन कौन सी विशेषताएं, इसके बारे में हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। फिर यहाँ मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से संग्रहालय जनजातियों के लिए बने हुए हैं, उसमें आप लोग देखेंगे कि जनजातियों से संबंधित संस्थानों की भी बात की गई है कि गौड़ जनजाति को बढ़ावा देने के लिए कौन से संस्थान होंगे, भारिया को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से होंगे, बैगा को बढ़ावा देने के लिए कौन से होंगे, पारधी को बढ़ाने के लिए कौन से होंगे, तो इनकी हम लोग बात कर सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश में लोक संस्कृति और लोक साहित्य की हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से त्योहार, उत्सव, पर्व हमको दिखते हैं और इनका वर्णन हमको कहाँ कहाँ मिलता है। इन सारी चीजों की हम लोग बात कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों ने आज का सिलेबस मेरे साथ बहुत अच्छे से डिकोड किया होगा। यदि आपको ये सीरीज प्रारंभ से देखनी है तो आप स्क्रीन पर आ रही लिंक को देख सकते हैं। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और ऐसे ही तमाम सारी जानकारियों के लिए बने रहिए कौटिल्य एकेडमी ग्वालियर ब्रांच के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।